गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आज आप क्लास 9 हिस्ट्री का लेसन नंबर 2 यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति का 5वां भाग पढ़ने जा रहे हैं। कल के वीडियो में आपने देखा था कि किन परिस्थितियों में रूस में अक्टूबर की क्रांति हुई और अक्टूबर की क्रांति के पश्चात रूस में बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में, जिसके नेता लेनिन थे, उनके नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ। लेकिन गैर बोल्शेविक जो समाजवादी थे, जो रूस के उदारवादी थे और जो राजशाही के समर्थक थे, इन्होंने बोल्शेविक सरकार के खिलाफ एक प्रकार से साजिश करना शुरू कर दिया और बोल्शेविकों से लड़ने के लिए तमाम कि संगठन बनाने शुरू कर दिए और इन संगठित टुकड़ियों को फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिल रहा था, क्योंकि ये देश पूंजीवादी देश थे और ये नहीं चाहते थे कि किसी भी कीमत पर रूस में समाजवादी व्यवस्था फले फूले। लेकिन जो गृह युद्ध हुआ वहाँ पर, उस गृह युद्ध के दौरान भी बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। उन्होंने किसानों को उस ज़मीन पर खेती करने की छूट दे दी जिसका सामाजिकरण किया जा चुका था। जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविक यह दिखाने के लिए करते थे कि सामूहिकता क्या चीज़ होती है, और शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई। और इस व्यवस्था के अंतर्गत अफसर, जो सरकारी अफसर थे, वे इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है, और इस प्रकार से वे देश के विकास के लिए 5 साल का लक्ष्य अलग अलग हिस्सों में करते थे। यानी एक बार 5 साल में किस तरह के विकास का लक्ष्य रखा जाएगा यह निर्धारित करते थे। फिर दूसरे साल, दूसरे 5 वर्ष के लिए फिर वो लक्ष्य रखते थे। तो इसी आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं बनानी शुरू कर दी। और पहली 2 जो पंचवर्षीय योजनाएं थीं 1927 से लेकर 1932 और 1933 से 1938 तक, इसके दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया और साथ ही साथ सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी और केंद्रीकृत नियोजन से आर्थिक विकास को काफ़ी गति भी मिलने लगी। तो औद्योगिक उत्पादन रूस का बढ़ने लगा। तेल, कोयला, स्टील के उत्पादन में 100% की वृद्धि हुई। और लेकिन साथ साथ कि नए औद्योगिक शहर भी अस्तित्व में आने लगे। तो ये गृह युद्ध के दौरान भी बोल्शेविक सरकार ने रूस में काम किया। लेकिन नए नए जो औद्योगिक शहर बस रहे थे और तेज निर्माण कार्य हो रहे थे, उसके दबाव में जो कार्य स्थितियाँ थीं वो खराब होने लगी। यानी काम के हालात खराब होने लगे थे। मैग्निटोगोर्स्क शहर में एक स्टील संयंत्र का निर्माण कार्य 3 साल के भीतर पूरा कर लिया गया। उदाहरण के तौर पर आप इसे समझ सकते हैं। और इस दौरान मजदूरों को बड़ी सख्त ज़िंदगी गुजारनी पड़ती थी। और इसके अलावा बोल्शेविकों ने एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था भी विकसित की और फैक्ट्री कामगारों एवं किसानों को विश्वविद्यालयों में दाखिला दिलाने के लिए खास इंतजाम भी किए और महिला कामगारों के बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में बालवाड़ियाँ खोल दी। सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। मजदूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान बनाए गए।
लेकिन इन सारी कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं रहे, क्योंकि सरकारी संसाधन सीमित थे और रूस तो वैसे भी बहुत बड़ा देश है। अब आप इस चित्र में देख सकते हैं, जो चित्र दिया गया है, 30 के दशक में एक कारखाने का एक भोजन कक्ष है कि किस तरह से लोग जो है कि सामूहिक रूप से काम करते हैं, तो सामूहिक रूप से भोजन करने की भी व्यवस्था दी गई है। दूसरी तरफ जो है कि आपको चित्र नंबर 14 में देखिए बताया गया है कि कारखानों को समाजवाद के प्रतीक की तरह माना जाता था और पोस्टर में लिखा है कि चिमनियों से निकलने वाला धुआं ही सोवियत रूस की सांस है। ये चित्र में आप देख सकते हैं। और देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान मैग्निटोगोर्स्क का एक बच्चा ये सोवियत रूस के लिए काम कर रहा है। आप इसको देख सकते हैं बच्चे को। अब समाजवादी खेती किस तरह से होती है, थोड़ा आप इसको भी समझ जाइए। यूक्रेन के एक गांव में समाजवादी खेती का उदाहरण दिया गया है कि 2 खेतों को लेकर, यानी 2 खेत जिनको कब्जा किया गया था, 2 खेतों को लेकर एक कम्यून बनाया गया। कम्यून में कुल 13 परिवार और 70 लोग थे। खेतों से हासिल किए गए कृषि उपकरणों को कम्यून के हवाले कर दिया गया। अभी ज़मीनें किसकी जब्त हुई थी? जो भूस्वामी ज़मींदार थे उनकी ज़मीनें जब्त की गई थी, तो कम्यून के हवाले कर दिया गया। और सभी सदस्य सामूहिक भोजनालय में खाना खाते थे। तो सहकारी साम्यवाद के सिद्धांत के आधार पर आमदनी को सबके बीच बांट लिया जाता था। सदस्यों के श्रम से होने वाली सारी आय और कम्यून के पास मौजूद सारे रिहायशी मकानों और सुविधाओं का कम्यून के सदस्य मिलकर इस्तेमाल करते थे। अब आइए थोड़ा हम लोग दूसरी टॉपिक पर बढ़ते हैं। स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण क्या है? तो नियोजित जो अर्थव्यवस्था का दौर था, उसका शुरुआती दौर खेती के सामूहिकीकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ था। 1927-28 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया। क्यों? सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी। उससे ज़्यादा कीमत पर कोई अनाज बेच नहीं सकता, लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे। तो लेनिन के बाद जो बोल्शेविक पार्टी थी, उसकी कमान स्टालिन के हाथों में आ गई। ये स्टालिन की फ़ोटो भी दी गई है, इसमें आप देख सकते हैं। ये भी वहाँ के क्रांतिकारी थे। तो स्टालिन ने स्थिति से निपटने के लिए कई कड़े कदम उठाए थे और उनके जो देश की नियोजित अर्थव्यवस्था के विकास के विचार थे, या जो सिद्धांत थे, या जिन तरीक़ों से वे देश में तमाम जो है कि परिवर्तन लाना चाहते थे, वह जो है स्टालिनवाद कहा गया। और आप देखिए कि उन्हें लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी कीमतें बढ़ने की उम्मीद में अनाज नहीं बेच रहे हैं। तो स्थिति पर काबू पाने के लिए सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना और व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना जरूरी था, ऐसा जो है स्टालिन की सोच थी। और 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया। उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदा और कुलकों के ठिकानों पर छापे मारे। कुलक जो है, जो शब्द है, उसका मायने भी आप समझ लीजिए कि जो रूस के बड़े बड़े किसान थे, उन्हें जो है कि कुलक कहा जाता है। आप इसमें देख सकते हैं, उनको जो है बड़े बड़े जो किसान थे, उन्हीं को
कुलक कहा जाता था। और इसमें तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं इसको। हम लोग आगे बढ़ते हैं। रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता था, और जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही तो खेती के सामूहिकीकरण का फैसला किया गया। यानी कि लोग जो है एक ही खेत पर खेती करेंगे, सभी लोग। और इसके बाद जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही तो खेतों के सामूहिकीकरण का फैसला लिया गया। और इसके पक्ष में एक तर्क दिया गया कि अनाज की कमी इसलिए है क्योंकि खेत बहुत छोटे छोटे हैं और अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए खेतों का बड़ा होना ज़रूरी है। इससे वैज्ञानिक कृषि भी हो सकती है। तो 1917 के बाद ज़मीन किसानों को सौंप दी गई और फलस्वरूप ज़्यादातर किसानों के पास छोटे खेत थे जिनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था। तो आधुनिक खेत विकसित करने और उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती, मशीनी खेती करने के लिए कुलकों का सफाया करना स्टालिन की सरकार ने शुरू कर दिया। और किसानों से ज़मीन छीनना और राज नियंत्रित यानी सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना, ये सारे काम जो है इनकी सरकार ने शुरू कर दिया। इसी के बाद स्टालिन का सामूहिकीकरण का कार्यक्रम शुरू हुआ। यही सामूहिकीकरण है, खेतों, छोटे छोटे खेतों को एक करके बड़ा करना। और इसके लिए जो किसान थे, बड़े बड़े किसान थे, उनकी ज़मीनों को ले लेना, किसानों की ज़मीनों को छीन लेना और सरकार के द्वारा नियंत्रित विशालकाय खेत बनाना और फिर उस पर जो है सबसे खेती करवाना। तो 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों, तो सामूहिक खेतों को रूस में कोलखोज कहा जाता है, कोलखोज। तो सामूहिक खेतों में काम करने का आदेश जारी कर दिया। ज़्यादातर ज़मीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दिए गए। सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे और कोलखोज के मुनाफे को सभी किसानों में बांट दिया जाता था। तो इस फैसले से गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया और इस विरोध में उन्होंने अपने जानवरों को ख़त्म करना शुरू कर दिया। अब परिणाम में निकला कि 1929 से लेकर 1931 यानी कि 2-3 सालों में ही मवेशियों की संख्या में 1/3 की कमी आ गई। तो सामूहिकीकरण का जो लोग विरोध कर रहे थे उनको फिर सख्त सजा देनी शुरू हो गई सरकार द्वारा। बहुत सारे लोगों को निर्वासन या देश निकाला दे दिया गया। सामूहिकीकरण का विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि वे न तो अमीर हैं और न ही समाजवाद के विरोधी हैं, वे बस विभिन्न कारणों से सामूहिक खेतों पर काम नहीं करना चाहते हैं। स्वाभाविक है कि किसानों की अपनी अपनी समस्या हो सकती है। कुछ किसान जो कि बहुत मेहनती होते हैं वो अपने मेहनत से ज़्यादा पैदावार कर सकते हैं, ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। जिनकी इस काम में रुचि नहीं है वो कम काम करेंगे लेकिन उनको बराबर का मुनाफा मिलेगा। तो स्वाभाविक रूप से जो है कि ऐसी खेती का किसान विरोध करेगा। तो स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर इस विरोध को देखते हुए स्वतंत्र किसानी की व्यवस्था भी जारी रहने दी, लेकिन ऐसे किसानों को सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं दी जाती थी। तो स्टालिन ने सामूहिकीकरण की व्यवस्था तो की, लेकिन इसके बावजूद भी उत्पादन में कोई खास वृद्धि नहीं हुई। इसके उल्टे जो है 1930 से 33 की खराब फसल के बाद सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें 40 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। तो पार्टी जो थी बोल्शेविक पार्टी जिनकी सरकार थी, उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसी नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत
औद्योगिक उत्पादन में पैदा हो रहे भ्रम और सामूहिकीकरण के परिणामों की आलोचना करने लगे। और स्टालिन और उनके सहयोगियों ने ऐसे अपने ही लोगों के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। देश भर में बहुत सारे लोगों पर इसी तरह के आरोप लगाए गए और 1939 तक आते आते 20 लाख से ज़्यादा लोगों को या तो जेलों में या श्रमिक शिविरों में बंद कर दिया गया, भेज दिया गया। और ज़्यादातर लोगों ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन उनकी भी सुनने वाला कोई नहीं था। बहुत सारे लोगों को यातनाएं दे देकर उनसे इस आशय के बयान लिखवा लिए गए कि उन्होंने समाजवाद के विरुद्ध साजिश की है या साजिश में हिस्सा लिया है, और इसी आधार पर बहुत सारे लोगों को मार भी दिया गया। तो ये जो सामूहिकीकरण की व्यवस्था थी जो स्टालिन ने लागू की थी, वह जो है कि बहुत सफल नहीं रही। लेकिन अब इसके बाद जो है इस चैप्टर की आखिरी टॉपिक है रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव। ये इसको हम लोग जो है कल के क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। सभी बच्चे जो है होमवर्क करें, नोट्स बनाएं और उसको सबमिट करें।